वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने शब्द और पद क्लियर किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार चैप्टर में बेटा हम वाक्य किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से तत्व हैं और इसके कौन से अंग हैं तथा वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, इसको इस परिभाषा के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे हमें पूर्णतः उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। वाक्य का पूर्णतः अर्थ स्पष्ट होना वो वाक्य कहलाता है सार्थक वाक्य, यानी जिसमें शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखा गया होता है। अब हम देखेंगे वाक्य के तत्व। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसी भी वाक्य के लिए अनिवार्य हैं, कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा। इसमें क्या होता है कि वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे कि सुमेधा पढ़ती है। अब इस वाक्य में हमें ये इच्छा है जानने की कि सुमेधा क्या पढ़ती है ना। तो यहाँ पे वाक्य का ये तत्व, आकांक्षा तत्व जो है वो मौजूद है और इसी कारण ये तत्व भी होना वाक्य में ज़रूरी है। दूसरा हमारा वाक्य का तत्व आता है योग्यता, है ना। योग्यता मतलब इसमें क्या है कि वाक्य में जो भी कुछ लिखा गया है वो हमें पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि रमा दूध खाती है और दूसरा है चिड़िया पैर के सहारे उड़ती है, तो क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? इसमें योग्यता है? नहीं है। हालांकि इन वाक्यों में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु योग्यता का अभाव होने के कारण ये वाक्य अपने आप में सार्थक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वाक्य के अनिवार्य तत्वों में आकांक्षा के साथ साथ योग्यता का होना भी जरूरी है, जिससे क्या होता है, पदों के अर्थ बोधन की क्षमता, यानी वाक्य में जो पद लिखे गए हैं उसका हमें अर्थ स्पष्ट हो जाए। रमा दूध खाती है की जगह यहाँ होना चाहिए था रमा दूध पीती है, तब ये वाक्य हमें कहा जाता कि ये वाक्य योग्यता को लिए हुए है, क्योंकि इसमें हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बच्चों, तीसरा हमारा वाक्य का तत्व आता है आसक्ति या निकटता। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय हम कोई वाक्य बोल रहे हैं या हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसके उच्चारण करते समय और उसको लिखते समय अगर अनावश्यक विलंब आता है, देरी होती है शब्दों को बोलने में, तो वो वाक्य जो है वो खंडित हो जाता है और वो अपने अर्थ की जो स्पष्टता है वो उसको भुला देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि वामिरो घर, दो शब्द बोले हैं, बीच में यहाँ पे विलंब हो गया यानी गैप हो गया, उसके पश्चात फिर 2-3 शब्द बोल दिए गए। तो इस प्रकार से जो भाषा है या जो वाक्य है उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है और ये वाक्य का एक अवगुण कहा जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग में ला रहे हैं उसमें आसक्ति होना और उसमें निकटता होना अनिवार्य है। इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। अगला आता है हमारा पद क्रम या क्रमबद्धता। अब इसमें क्या है कि शब्दों को जब हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको उचित क्रम के अनुसार ही हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें भाषा उस वाक्य में जो लिखा गया है उसका अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। जैसे बड़े भाई साहब थे स्वभाव से अध्ययनशील बड़े, तो ये शब्दों का व्यवस्थित रूप नहीं है यहाँ पर, तो इससे हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है ये वाक्य देखने में। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि बड़े भाई साहब थे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, ये भी गलत है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। ये वाक्य सही है अपने आप में, क्योंकि इसमें शब्दों को व्यवस्थित रूप से
लिखा गया है या बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल, यानी जिस समय हम वाक्य की संरचना करते हैं, वाक्य को लिखते हैं, तो उससे क्या मतलब है कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारण आदि के साथ तारतम्यता या समन्वय होना, यानी आपस में उसमें समन्वय स्थापित होना जरूरी है। जैसे कि सुभाष बाबू जुलूस भार पूर्णोदास था, तो इसमें कोई समन्वय नहीं बन रहा है, कोई तारतम्य नहीं बन रहा आपस में कोई शब्दों में। तो अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पे कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, तो ये अपने आप में एक मेल है शब्दों का दूसरे शब्दों से, जिससे वो आपस में जुड़कर एक पूर्ण वाक्य बनते हैं और जिससे हमें इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सार्थकता। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ये वाक्य का, सार्थकता, यानी इसमें वाक्य में हमें ऐसे ही शब्दों को यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए जो कि सार्थक होते हैं या जिनका कोई अपना अर्थ होता है। यानी वाक्य में निरर्थक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। निरर्थक शब्द यानी जैसे पानी, वानी, तो पानी शब्द यहाँ पे सार्थक शब्द है जिसका एक अर्थ होता है पानी यानी जल, और पानी के साथ वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं होता, वानी निरर्थक शब्द है। तो इसका मतलब अगर हम निरर्थक शब्दों को वाक्यों में लिखेंगे तो इससे क्या होता है, वाक्य का जो अर्थ होता है वो हमें स्पष्ट नहीं हो पाता और उसको अर्थ को समझने में बाधा आती है। तो ये है 6 तत्व जो कि किसी भी प्रकार के वाक्य के लिखने के लिए अनिवार्य माने जाते हैं और इनका होना वाक्य में जरूरी है। बच्चों, वाक्य के तत्व पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब ये जानिए कि उद्देश्य क्या होते हैं। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है। अब देखिए आप कि उद्देश्य क्या होते हैं। लोगों ने स्वयं ही घर सजाए थे। इसमें इस वाक्य में हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लोगों ने, ये जो है लोगों ने, ये क्या है? उद्देश्य। स्वयं ही घर सजाए थे, ये पीछे वाला वाक्य बच जाता है, इसको हम विधेय के रूप में समझेंगे। यानी इस वाक्य में लोगों जो है, यानी जो कर्ता है, लोगों ने स्वयं ही घर सजाए थे, तो लोगों कर्ता हुआ, तो कर्ता जो है वो उद्देश्य होता है मुख्यतः, है ना। अब दूसरा हम समझेंगे विधेय क्या होता है। विधेय कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है। देखिए, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों, ये लोगों जो है उद्देश्य है। लोगों ने क्या किया, क्या कहा गया उसके बारे में या क्या किया गया लोगों के द्वारा? स्वयं ही घर सजाए थे, तो ये पीछे वाला सारा वाक्य विधेय कहलाएगा, है ना। अब देखिए, ततारा बलिष्ठ युवक था, ये हमने पढ़ा है, तो ततारा यहाँ पर उद्देश्य हो गया। ठीक है, ततारा यहाँ पर उद्देश्य हो गया कि किसके बारे में कहा गया है? ततारा के बारे में, कर्ता के बारे में। क्या कहा गया है? बलिष्ठ युवक था, तो ये बलिष्ठ युवक हो जाएगा विधेय और ततारा हो जाएगा उद्देश्य। 2 अंग हो गए हमारे वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। छोटा भाई कनकोए लूट रहा था। अब इसमें छोटा भाई, ठीक है, तो छोटा भाई इसमें क्या है? उद्देश्य। और वो क्या कर रहा था, उसके द्वारा क्या क्रिया की जा रही है या उसके बारे में क्या बताया गया है कि कनकोए लूट रहा था, तो ये पूरा पीछे वाला वाक्य आपका विधेय कहा जाएगा।